भारत का इतिहास जब भी लिखा जाता है मुगलों के बिना वह अधूरा ही दिखाई देता है। सदियों तक मुगल बादशाहों ने दिल्ली की राजगद्दी से पूरे हिंदुस्तान पर शासन किया। बाबर से लेकर अकबर, जहांगीर और शाहजहां से होते हुए और आखिर में बहादुर शाह जफर तक दिल्ली की राजगद्दी से पूरे भारत की तकदीर तय होती रही। लेकिन इतिहास के इन चमकते पन्नों के पीछे आज भी कई अनकहे सवाल छिपे हुए हैं। आखिर मुगल भारत क्यों आए थे? क्या ये सिर्फ लूट और सत्ता की तलाश थी, या इसके पीछे कोई बड़ा सपना छिपा था? जब भारत में पहले से ही राजपूतों की शौर्य परंपरा और मराठाओं की अजेय शक्ति मौजूद थी, तो फिर ये विदेशी शासक इतने लंबे समय तक कैसे टिके रहे? मुगलों ने अपना साम्राज्य सिर्फ तलवार से बनाया, या फिर राजनीति, विवाह और समझौतों की भी एक गहरी रणनीति थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें मुगलों का इतिहास वैसा ही बताया गया जैसा वो सच में था? आज हम इतिहास की उन्हीं धुंधली परतों को हटाकर जानने की कोशिश करेंगे मुगल साम्राज्य की असली कहानी। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं सत्ता, संघर्ष, साजिश और सल्तनत की वो दास्तान जो किताबों में अधूरी रह गई, तो आइए इस ऐतिहासिक सफ़र की शुरुआत करते हैं। अगर बाबर हिंदुस्तान नहीं आता तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कभी नहीं होती। ना लाल किला होता और ना ही ताजमहल जैसी भव्य इमारतें आज देखने को मिलती। बाबर का असली नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगाना में हुआ, जो आज के समय में उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। बाबर को तैमूर और चंगेज खान का वंशज माना जाता है। महज 12 साल की उम्र में ही बाबर ने फरगाना की राजगद्दी संभाल ली, लेकिन यह बात उसके कुछ रिश्तेदारों और चाचाओं को रास नहीं आई। नतीजा यह हुआ कि बाबर को सत्ता से हटाने के लिए उसके खिलाफ साजिशें रची जाने लगीं। 1504 में बाबर ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया और वहां अपनी सत्ता मजबूती से स्थापित कर ली। लेकिन बाबर सिर्फ काबुल का शासक बनकर रुकने वाला नहीं था। उसकी निगाहें इससे कहीं आगे थीं। वह अपने साम्राज्य को और फैलाना चाहता था। बाबर अच्छी तरह जानता था कि बड़े साम्राज्य की नींव सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि धन और संसाधनों से भी रखी जाती है। और उस दौर में दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत अगर कहीं थी तो वह थी भारत। यही वजह थी कि भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। और फिर 1525 में बाबर ने हिंदुस्तान में कदम रखने की अपनी ऐतिहासिक योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उस दौर में हिंदुस्तान पर लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी का राज्य था। राजस्थान में राजपूताना अपनी ताकत बनाए हुए था, तो वहीं दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा था। लेकिन इब्राहिम लोदी का स्वभाव बेहद सनकी और कठोर माना जाता था। यही वजह थी कि उसे सत्ता से हटाने की साजिशें उसके अपने ही घर के भीतर पनपने लगीं। इब्राहिम के चाचा अलाउद्दीन लोदी और पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने एक खतरनाक योजना तैयार की। उन्होंने काबुल में बैठे बाबर को हिंदुस्तान आने का निमंत्रण भेज दिया, और बाबर मानो इसी मौके का इंतजार कर रहा हो, बिना देरी किए वह अपनी फौज के साथ हिंदुस्तान की ओर चल पड़ा। 15 दिसंबर 1525 बाबर ने सिंधु नदी पार की। उसके पास सिर्फ 12,000 सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी थी, लेकिन उसकी रगों में तैमूर और चंगेज खान का खून दौड़ रहा था। नदी पार करते ही उसने पंजाब को फतह करना शुरू कर दिया। बाबर के पास सिर्फ एक दमदार फौज ही नहीं थी, बल्कि उसके पास वो हथियार था जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया, तोपखाना और बारूद। पानीपत का युद्ध भारत की धरती पर लड़ा गया वो पहला युद्ध था जिसमें बारूद का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया था। बाबर एक कुशल सैन्य कमांडर था जिसे युद्ध का दशकों का तजुर्बा था। वहीं दूसरी ओर इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना थी, जिसमें पैदल सैनिक, हाथी, घोड़े और बैलगाड़ियां सब कुछ शामिल था। इतनी बड़ी सेना को देखकर भी बाबर की हिम्मत नहीं डगमगाई। काबुल से लेकर उज्बेकिस्तान तक आज भी बाबर को इसी बहादुरी के लिए एक महान योद्धा माना जाता है। पानीपत, जो दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर हरियाणा का एक जिला है, बाबर ने लोदी को युद्ध के लिए ललकारना शुरू किया। उसने दुश्मन के इलाके में एक गहरी खाई खुदवा दी ताकि लोदी की सेना ज्यादा फैल न सके और बाबर की सेना को दुश्मन पर निशाना साधना आसान हो जाए। जब बाबर के सेनापतियों ने डर के मारे वापस लौटने की बात कही, बादशाह, दुश्मन की सेना हमसे कई गुना बड़ी है, पीछे हटना ही बेहतर होगा। तो बाबर ने दहाड़ते हुए कहा, हम इतनी दूर आए हैं तो अब दिल्ली जीते बिना वापस नहीं लौटेंगे। बाबर की रणनीति किसी शतरंज की चाल जैसी थी। सबसे आगे स्काउट्स खड़े होते थे जो दुश्मन की हर हरकत की खबर लाते। उनके पीछे चमड़े की बेल्टों से बंधी सैकड़ों बैलगाड़ियां और उनके बीच की खाली जगहों में तीर कमान सैनिक। ये कोई साधारण तीरंदाज नहीं थे। उनका एक तीर 600 मीटर दूर तक मार कर सकता था। हर 5 सेकंड में एक तीर चलाने की रफ्तार और हर चोट पर 4000 पाउंड की ताकत।
लोदी की सेना मैदान में उतर चुकी थी, लेकिन इतिहासकारों ने उसकी भीड़ को सेना नहीं बल्कि एक मेले का नाम दिया। बाबर और लोदी दोनों ही एक दूसरे के पहले आक्रमण का इंतजार कर रहे थे। 19 अप्रैल 1526 की रात बाबर ने मछली पकड़ने के लिए सिर्फ दाना फेंका। उसने एक छोटी सैन्य टुकड़ी को लोदी के कैंप पर हमला करने भेजा। लोदी ने उन्हें हरा दिया और वह इस मुगालते में आ गया कि बाबर की सेना को हराना बहुत आसान है, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। 21 अप्रैल की सुबह लोदी ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन उसकी सेना बाबर की बनाई खाई और जाल में फंस गई। तभी बाबर ने तोप चलाने का आदेश दे दिया। लोदी ने 300 हाथी सबसे आगे तैनात किए थे, लेकिन तोपों की भयानक गूंज से हाथी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और उल्टा अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। कुछ ही घंटों में बाबर पूरी सेना पर हावी हो गया। शाम होते होते इब्राहिम लोदी मारा गया और उसका कटा हुआ सिर बाबर के सामने पेश किया गया। इस जीत के बाद बाबर ने जीता हुआ सारा धन जनता में बांट दिया। उसकी इसी दरियादिली को देखकर जनता ने उसे कलंदर की उपाधि दी। 43 साल की उम्र में सन 1526 में बाबर ने दिल्ली में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी।